हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋषभ पांडे। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न पे जो एक्सरसाइज 1.2 है यानी प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो कुल मिला के प्रश्नावली 1.2 में आपके मात्र 3 प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि बताइए या कथन बताइए निम्नलिखित दिए हुए कथन सत्य हैं अथवा असत्य और कारण सहित। पहला जो प्रश्न है, पहले का पहला जो खंड है उसमें कहा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रश्न क्या है पहले का पहला? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ये सत्य है या असत्य। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब प्रश्नावली हमने ये पहला चैप्टर शुरू किया था तभी हमने आपको बता दिया था सभी परिभाषाओं के बारे में, परिमेय संख्या की परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा और वास्तविक संख्या की परिभाषा। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या की अगर आपको परिभाषा याद होगी तो आपको पता चलेगा क्यों सत्य लिखा है। मैं उसको भी बता देता हूँ, सत्य है आगे आप लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह, जो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो पहले का पहला जो था वह सत्य हो गया, ठीक है। पहले का पहला क्या है? सत्य है। अब पहले का जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि क्या प्रत्येक बिंदु पर, संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर करड़ी में m दर्शाया जा सकता है, ठीक है। करड़ी में m दर्शाया जा सकता है और जहां पर m क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या, क्या हो? प्राकृतिक संख्या। तो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि जो दूसरा कथन लिखा गया है वह सत्य है या असत्य है। तो आप लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि करड़ी में m, ठीक है, करड़ी में m यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या को यदि हम अंडर रूट में लिखते हैं, करा किसी भी प्राकृतिक संख्या को, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को या किसी बिंदु पर करड़ी में m को प्रदर्शित किया जा सकता है या नहीं ना। तो आप यह जानिए कि करड़ी के अंदर किसी भी ऋणात्मक संख्या को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। करड़ी में किसी भी ऋणात्मक संख्या को आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? असत्य लिखा। तो लिखेंगे किसी भी ऋणात्मक संख्या को, यहाँ पर लिखेंगे असत्य, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या को, किसी भी ऋणात्मक संख्या को वर्गमूल के अंदर नहीं लिखा जा सकता है। वर्गमूल के अंदर नहीं लिखा जा सकता है, ही लिखा जा सकता है। इसका कारण जानिए आप, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम करड़ी में -4 लिख दें, करड़ी में -4 लिख दें यानी वर्गमूल के अंदर -4 लिख दिया जाए, तो क्या आप -4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर आप 4 का वर्गमूल निकालना है तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 लिख सकते हैं, लेकिन -4 है तो ऋणात्मक संख्या का कभी भी आप वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक, पहले का जो तीसरा खंड है, आप ध्यान से देखिएगा अपने प्रश्न को, अब सभी के पास पुस्तक होगी। तीसरे प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। असत्य है बच्चों। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों होती। जो मैंने पहला रीजन लिखा है वही हो सकता है, ठीक है, वही लिख देंगे। क्योंकि वास्तविक
संख्या में, वास्तविक संख्या में परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आप प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। एकदम कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। जैसे परिमेय संख्या में हम कहें 3/2, 2/3, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई ना। अपरिमेय संख्या में करड़ी में 2, करड़ी में 3, तो ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। वास्तविक संख्या की जब मैंने परिभाषा बताई थी तो उसमें आपको मैंने लिखा था कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह या समूह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है क्या किसी भी संख्या का, ठीक है, क्या किसी भी संख्या का वर्गमूल, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो सकती है? यदि हो सकती है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए, और नहीं हो सकती है तो उसको आप उदाहरण सहित दर्शाइए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना वह संख्या, या कोई भी संख्या मान लेते हैं, माना संख्या करड़ी में 4 है। करड़ी में क्या है? 4 है। करड़ी में 4 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा। दूसरी संख्या हम कोई भी मान लेते हैं, करड़ी में 9। करड़ी में 9 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 और 3 दोनों क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। क्या है? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा बोल रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर क्या है आपके पास? तो मैंने क्या देखा, 2 व 3 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रश्न में यही कहा गया था ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? यदि नहीं तो उसका उदाहरण दीजिए। तो किसी भी पूर्णांक, मैंने कोई भी पूर्णांक ले लिया, 4 एक पूर्णांक ही, आप जानते हैं 9 भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पर मैंने इसका वर्गमूल निकाला 2 और 3 है, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार, या इसलिए किसी भी, सॉरी, यहां पर आप लिखेंगे इसलिए धनात्मक पूर्णांक, या इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 2 दिखा दिया ना, उदाहरण मैंने 2 लेके दिखाया आपको। करड़ी में 4 का हमने निकाला, 2 आया। करड़ी में 9 का हमने वर्गमूल निकाला, 3 आया। 2 व 3 दोनों क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। इसलिए हमने क्या लिखा है, इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा प्रश्न जो आपका है उसमें कहा गया है कि करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर आपको क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो करड़ी में 5, आप ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 5, करड़ी में 5 का हम यहाँ पे देखिए, करड़ी में 5 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि करड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और दूसरा, हम करड़ी में 5 को और क्या लिख सकते हैं बच्चों? करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 का वर्ग न प्लस 1 का वर्ग। ये आपका एक पाइथागोरस थ्योरम है, मैं उसे आगे बताऊंगा जब आएगा। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप करड़ी में 5 को ऐसे से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 के 1 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका रफ वर्क में करके दिखा देता हूँ। 2 का वर्ग है प्लस 1 का वर्ग है। ठीक है, 2 का वर्ग है प्लस 1 का वर्ग है। 2 का 2 बार गुणा करेंगे आप 4 आ जाएगा, प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 4 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? करड़ी में 5 आ जाएगा। करड़ी में 5 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ पर आप एक काम करिएगा, संख्या रेखा पहले यहाँ पर हम खींच लेंगे।
ना। संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जीरो जीरो लिखते हैं। इधर क्या हो जाएगा, -1, हाँ, -2 और -3। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 ना। अब यहाँ पे जीरो को हम मान लेंगे ओ, क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे, ठीक है, ओ। तो हम इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, ठीक, ओ मान लेंगे इसको। और यहाँ पे आप देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब 5 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 2 से अधिक ही आएगा, 2 से अधिक आएगा। तो हम 0 से लेकर 2 तक किया, जो 2 यहाँ लिखा है, इस नंबर को हम मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। जो 2 को प्रदर्शित कर रहा है, ए बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, 2 के पास में है, तो किसको प्रदर्शित करेगा, 2 को प्रदर्शित करेगा संख्या रेखा पर। अब इसके बाद हम ए बी की रचना करेंगे। ए बी की रचना करेंगे तो ए बी की रचना कैसे करेंगे, हम एक यूनिट लेंथ, मतलब एक सेंटीमीटर का, यहाँ से ए से ऐसे 1 सेंटीमीटर का, सिर्फ आप अपनी कॉपी से या अपने स्केल से जब नाप लीजिएगा, 2 से 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे और इस बिंदु को नाम दे देंगे बी। क्या नाम दे देंगे, बी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि ये क्या है, ए बी किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, ओ ए पर, ओ ए, ये आपका ओ ए पर क्या है, लंबवत है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, ए बी क्या है, ओ ए पर लंबवत है। अब इस ओ को बी से यदि हम मिला दें, ओ को किससे मिला दें, बी से मिला दें, ठीक है। चलिए ओ को बी से मिला देते हैं, ये मिल गया ना, ये मिल गया ओ से बी। अब यहाँ पे ये ओ ए की दूरी कितनी है, 2 है। इसको हमने कितना माना था, 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा आपको ना। यहाँ से ओ से ए की दूरी कितनी है, 1 2 2 है। और यहाँ पे ये ऊपर ए बी कितना है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 1 है सिर्फ। तो अगर हमको ओ बी निकालना हो, ओ बी यदि हमको ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। आप समझिएगा, समकोण त्रिभुज होता है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर लंब है, मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का। जब लंब होता है तो 90 अंश के सामने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस पर 90 अंश बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ओ बी है। तो कर्ण जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। यानी ओ बी क्या आ जाएगा आपके पास, करड़ी में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ओ बी क्या आ जाएगा आपके पास, करड़ी में 5 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको करड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करना था, यानी प्रस्तुत करना था, ठीक है। करड़ी में 5 को प्रस्तुत करना है, हमने क्या किया, ओ से ए का डिस्टेंस 2, ए से बी का डिस्टेंस 1, ओ बी को निकाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो करड़ी में 5 आ जाएगा। अब देखिए, करड़ी में 5 यानी 2 से अधिक होगा, ये तो 2 पर ही हुआ। करड़ी में 5 को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, आप उसको समझते जाइए। तो सबसे पहले हम ओ को केंद्र मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। सेंटर समझते हो, केंद्र, ये हमारा ओ हो गया। ओ को हम क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे ना। ओ को जब आप केंद्र मान लेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ बी जो आपका है, ओ बी को त्रिज्या मान लीजिएगा, ओ बी जो आपका है, ठीक है। ओ बी को आप क्या करेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। ओ बी को आप त्रिज्या मान के यहाँ से ओ से ओ बी को आप त्रिज्या मानेंगे, मतलब जो आपकी पेन की निब होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो पेन की निब होगी वो बी बिंदु पर होनी चाहिए। और वहाँ से इसको ओ बी को ऐसे त्रिज्या मान के एक आप सर्कल बना सकते हैं, ऐसे सर्कल बनेगा पूरा ना। ओ बी को आप त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएंगे, त्रिज्या मानकर कक्षा 8 में आपने बनाया होगा। ओ बी को मानकर त्रिज्या आप एक वृत्त बनाएंगे तो आपका वृत्त कुछ ऐसे बनते हुए आएगा ना। आप इससे बनाकर देख लीजिएगा, ओके। आप यहाँ पे जब बनाएंगे तो ऐसे ओ बी को त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाएंगे, वो वृत्त आपका कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे इस संख्या रेखा को कट करेगा। जहाँ पे कट करेगा 2 के बाद उसे हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। और यही सी करड़ी में 5 को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, करड़ी में 5 को प्रदर्शित करेगा। आपका बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओ ए एक 2 सेंटीमीटर लिया, ए से बी 1 सेंटीमीटर माना, और इस ओ बी को, ये कर्ण हो गया आपका, हमारे 90 डिग्री हो गया, ओ बी निकाला हमारा, करड़ी में 5 आ गया। फिर ओ को केंद्र मानकर
OB त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। जब OB त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो ये वृत्त हमें यहाँ पर इस संख्या रेखा को यहाँ पर कट करती है, जिसे मैंने पॉइंट C मान लिया, और यही पॉइंट C क्या हो गया, करड़ी में 5 को प्रदर्शित करता है। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हुआ। जो भी प्रश्नावली में दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ठीक, तो C आपको करड़ी में 5 को प्रदर्शित करता है, आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं। अतः बिंदु C, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु C करड़ी में 5 को प्रदर्शित करता है, करड़ी में 5 को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज की यहीं तक थी, फिनिश हो गई, समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे, आपको जल्द ही पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।